आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर का अगला भाग। आज का हमारा पहला प्रश्न है 17वां, जिसमें लिखा हुआ है कि भाग विधि से 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि का प्रयोग करते हुए 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है भाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसे लाइन बनाते हैं और यह संख्या लिखते हैं। या 576 लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इकाई की ओर से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जैसे यहाँ से जोड़ा बन गया एक, फिर शेष बच गया एक अंक 5। अब 5 में ऐसी संख्या का भाग देते हैं उतनी ही बार। जैसे एक का भाग देंगे तो एक बार, यहाँ एक लिखेंगे तो यहाँ भी एक लिखना पड़ेगा। दो लिखेंगे तो यहाँ दो लिखना पड़ेगा। मतलब दो का देंगे तो दो की बार देना है, तीन का देंगे तो तीन बार देना है, चार का देंगे तो चार बार देना है। आप देखिए, तीन का भाग तीन बार देते 9 आता है। इसका मतलब तीन का भाग नहीं जाएगा, दो बार जाएगा। दो में दो का दो बार भाग देने पर चार आएगा। यहाँ लिखेंगे, इसको 5 में से घटाएंगे, क्या बचेगा एक। और यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको दो गुना करना है। दो और दो कितने हो जाते हैं, 4। अब यहाँ जैसे भाग में आप एक अंक उतारते हैं, यहाँ एक साथ में दो अंक उतारने हैं, तो क्या उतर जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, एक के पीछे 76 लिख देंगे। तो 176 हो गया। अब 176 में यहाँ जो मैं डैश कर रहा हूँ, इसकी जगह एक संख्या लिखनी है, उतनी ही बार भाग यहाँ देना है। जैसे यहाँ अगर एक लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक लिखे, तो 41 हो गया। 41 का एक बार भाग। अगर यहाँ दो लिखते हैं तो दो यहाँ लिखें, तो 42 का दो बार भाग। 43 लिखते हैं तो तीन बार यहाँ भाग। 43 का चार लिखते हैं तो 44 का चार भाग। तो देखो, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें इस संख्या के दो अंक लेने हैं और ये चार लेना है। चार का पहाड़ा बोलो कि 17 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखो, चार का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 16 आता है, 5 बार बोलने पर 20 आ रहा है। इसका मतलब 4 बार भाग जा सकता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। 44 का 4 बार भाग देते हैं। मुझे पता है आपको पहाड़ा याद नहीं होगा। 44 को 4 से गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं। 5 4 और 4 का गुणा 16, हासिल का एक। 4 और 4 का गुणा 16 और एक 17। तो 176 आते हैं, वो 176 इसके नीचे लिख देंगे और इसको घटाएंगे, क्या आएगा शेषफल हमारा 0। अगर शेषफल कुछ न कुछ संख्या आती तो इस प्रोसेस को जारी रखते, यहाँ 4 और जोड़ देते, इस तरह से भाग देते जाते। अगर भाग नहीं जा रहा होता, यहाँ कोई संख्या नहीं होती, तो पॉइंट उतार के 2 शून्य लगा देते, जैसे भाग में लगाते हैं। तो यहाँ हमारा भाग विधि से 576 का वर्गमूल प्राप्त होता है 24। अगला हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न है 8000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो, दे रखा है या मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 8000 रुपये, और दे रखा है समय को हम टी कहते हैं या एन कहते हैं, कई बार एन भी लिखा होता है। तो ये 2 वर्ष दे रखा है, और क्या दे रखा है, दर रेट आर 5%। वो कैसी हैं, वार्षिक दर है, पूरे 12 महीने में एक बार ब्याज देना है। यहाँ लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। आपको याद रखना है सूत्र, पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की घात एन या टी समय माइनस पी। मतलब उनमें से ये आपका मिश्र धन है, इनमें से ब्याज, ये मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। आपको पता होगा मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन वो होता है जिसमें ब्याज सहित मूलधन होता है। तो ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ सारे मान रखेंगे। अगली स्लाइड में मैं करता हूँ। देखिए, इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए और अगली स्लाइड में हम चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारा मूलधन कितना था 8000, एक प्लस दर कितनी थी हमारे पास, दर हमारे पास थी, देखिए
धरती हमारे पास 5%, समय है 2 वर्ष। दर है 5%, समय है 2 वर्ष, और वापस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 8000 गुणा 1+5/100 को सरल करते हैं तो क्या आता है 105/100। 105/100 इसकी घात क्या है 2 माइनस 8000, और सरल करेंगे तो क्या आएगा 8000 इंटू 105 की घात 2 का मतलब 105 गुणा 105। इसी प्रकार 100 गुणा 100, भाई घात 2 करना है 2 बार गुणा करना है, माइनस 8000। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य अंश और हर में काट दिया, 1 शून्य और कट रहा है, काट दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 105 गुणा 105 गुणा 8 करना है, तो मैं अगली स्लाइड में करता हूँ। देखिए 8 गुणा 105 गुणा 105, और देखिए यहाँ हर के अंदर 10 रह रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बट्टा में 10 माइनस 8000। आप 105 और 105 का गुणा जानते हैं क्या होता है, सीधा भी कर सकते हैं। 5 और 5 का गुणा देखो 25, ये 10 और 11। वैदिक विधि से हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो उसको सरल करना बहुत सरल है। 5 गुणा 5 10 है, 10 गुणा 11 तो क्या हो गया 110 25, 11,025, यानी 105 और 105 का गुणा इतना आता है 11,025। और फिर करना है आपको 8 से, तो हम यहाँ लिख के करते हैं 8 गुणा 11,025, 11,025 बटा 10 माइनस 8,000, सरल करते हैं तो क्या आएगा 8 गुणा 5 40, हासिल के 4, 8 गुणा 2 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 0 है तो फिर 2 8 8 बटा 10, देख लीजिए यही आ रहा है। फिर माइनस 8,000, देखो 10 का भाग देंगे तो 10 एक 0 कट गया, क्या आया 8,820, यानी हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे पास प्राप्त होता है 8,820 माइनस 8,000, अर्थात 8,820 में से 8,000 घटाएंगे तो क्या आएगा 820 रुपये। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो इस प्रकार का प्रश्न ऐसे करना है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। देखो पहले इसको समझते हैं। कमरा कैसा होता है, घनाकार होता है, कुछ ऐसा ही होता है। देखिए घनाभ के आकार का या घनाकार ऐसा होता है, मान लेते कमरा ऐसा होता है। और जब कमरा ऐसा है तो कमरे की दीवार, अब छत को छोड़ देना है, फर्श को छोड़ देना है, कमरे की दीवारें कितनी होती है 4। तो अब इसके देखो ये जो आयत का आकार एक फलक दिख रहा है, इसके सामने वाला और दीवार है ऐसी की ऐसी, इसके जैसी ये दीवार है। तो यहाँ दे रखी है लंबाई दे रखी है आपको 12, चौड़ाई दे रखी है 8 और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। ये मीटर में है सारे मान। तो देखो हमें यहाँ पे ये जो फलकें हैं साइड की 2 और इधर जो चौड़ाई में है साइड की ये 2, इनका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है। तो क्या करेंगे, वैसे तो हमारे पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला भी है, कमरे की याद रखना है, सीधे फॉर्मूले से ही कर सकते हैं आप। समझाने के लिए मैं इसको 2 तरीके से भी समझाऊंगा आपको। देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू h ऊंचाई, ये होता है, सीधा फॉर्मूला है, इसमें मान रख दीजिए। 2 लंबाई कितनी है
12, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 4। सरल करेंगे 2, 12 और 2 20 इंटू 4। 20 गुणा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 गुणा 2 कितने हो गए 40, 40 गुणा 4 कितने होते हैं 160। और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आएगा। यानी आपका जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो 160 मीटर आता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके में आप ऐसे बना के भी कर सकते हैं। इस फलक का क्षेत्रफल निकालोगे, इसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई हो जाएगी 4 क्योंकि ऊंचाई में है, इसका डबल है। ऐसे कैसे दो फलक हैं तो 12 इंटू 4, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ 12 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4, ये दो फलक हो गए। इसी प्रकार ये जो फलक हैं इसकी देखो लंबाई 8 है, चौड़ाई में है और ऊंचाई 4 है, तो ये ऐसे ऐसे दो हैं 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, बस कमरे की चारों दीवारें होगी। तो बेरो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 48, 48 और 48 कितने होते हैं, कितने हो जाएंगे 96। और यहाँ देखो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 832, 32 32 कितने होते हैं 66। अब 66 और इनको जोड़ दो कितना आता है, यहाँ लिख देता हूँ 6 4 0 हासिल का 1, 10 और 6 16 160 आ रहा है ना। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे आपका प्रश्न आसान तरीके से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां, वह है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता हो गई। देखो फैक्ट्री को वस्तुएं, मैं एक तरफ वस्तुएं लिखता हूँ, एक तरफ मशीनें। अगर आपको 63 दिन में वस्तुएं बनानी हैं, कुछ वस्तुएं मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, वो 63 दिन में बनानी है, तो उसके लिए 42 वस्तुएं की आवश्यकता होगी। तो उतनी वस्तुएं, जितनी 10 वस्तुएं हैं 54 दिन में बनानी है, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखो जब मशीनें ज़्यादा होगी तो वस्तुएं ज़्यादा बनेगी। अब दिन दिन हमने 63 दिन में 42 मशीनें 10 वस्तुएं बनाती है, तो दिन हमने कम कर दिए, तो मशीनों की संख्या क्या हो गई, कम करेंगे तो मशीनें कम वस्तुएं बनाएगी। इसका मतलब कम दिन में मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी 54 दिन में हम वही वस्तुएं 10 वस्तुएं बनाने के लिए ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x, माना कि हमें मशीनों की संख्या दे नहीं रखी है, ये तो ज्ञात करना है। लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर हम दिन को कम कर रहे हैं तो मशीनों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मशीनों को बढ़ाते हैं तो दिन अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैसा हो गया, कैसा अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया। प्रतिलोम अनुपात। और हम जानते प्रतिलोम में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर तीर लिखना है। बस हमारा प्रश्न हल हो गया। इसको कैसे लिखते हैं, अनुपात में लिख दिए, समानुपात में 63 अनुपात 54, फिर आपको पता है समानुपात, फिर x अनुपात 42। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। चलिए मैं अगली स्लाइड में करता हूँ। हमारे मध्य पद क्या है 54 गुणा x, और बाह्य पद क्या है 63 गुणा 42। एक बार देख लीजिए, बाह्य पद 63 गुणा 42 और मध्य पद है 54 गुणा x। अब इसका देखिए हल करते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 63 इंटू 42 बटा 54, या x इज इक्वल टू, अब हम इसको किसी संख्या से हल करेंगे। देखिए 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग 54 में 6 बार, 9 का भाग 63 में 7 बार, तो क्या आ गया 7 गुणा
42/6, 6 का भाग 42 में कितनी बार? 7 बार। तो x बराबर क्या आया? 7 × 7, 7 × 7, और 7 × 7 कितने होते हैं? 49 होते हैं। x क्या था हमारा? मशीनें। यानी अगर आपको वही वस्तुएं, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनानी है तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी, यानी मशीनें बढ़ जाएगी। और अगर आपको 63 दिन में बनानी है, दिन ज़्यादा है, तो मशीनें कम होगी तो भी वो वस्तुएं बना देगी, क्योंकि ज़्यादा दिन है हमारे पास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपके पूरे 4 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला हमारे पास प्रश्न है, समीकरण दे रखा है, हल करना है। कैसे हल करते हैं देखिए। समीकरण को हल करने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले इनको कोष्टक में जो दे रखा है संख्याएं हल करेंगे। हल कैसे की जाती हैं? या देखिए 0.25 है, इसको 4f से गुणा करना है। तो 0.25 गुणा 4f माइनस वापस 0.25 का 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है। कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है पूरे कोष्टक के अंदर जो संख्या है उससे गुणा होगा, बराबर 0.05 का गुणा 10f से माइनस 0.05 का गुणा 9 से भी। अब इसको सबको सरल कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। 0.25 गुणा 4, अचर का गुणा होगा, चर से तो होगा नहीं। तो 4 गुणा 25 करते तो क्या आता है? 100 आता है। और 2 अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो हमने लगा दिया। फिर है f माइनस 25 गुणा 3 करते तो क्या आता है? 75 आ रहा है। और 75 में भी देखो 2 अंक के बाद में क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। आ गया, बराबर 0.05 गुणा 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो अगर हम इसको करते हैं तो क्या आता है? आएगा हमारा 5 गुणा 10 50, और 2 अंक के बाद में क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। आगे हमारे पास है f है साथ में माइनस, और 5 गुणा 9 करना है तो 45 होता है। 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है यहाँ पर भी। अब इसको सरल करेंगे, चर पद एक भाग में, अचर दूसरे भाग में। ये देखो 0.50f है, ये राइट हैंड साइड में लाते हैं। 0.75 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ 1 है, ये एक ही है, पॉइंट के बाद 0 लगाते तो एक ही है, ये 1f माइनस, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आते ही राइट हैंड साइड में 0.50। तो मैं इसको 0.50f लिख देते हैं, बराबर ये 0.75 इधर गए तो प्लस क्या हो गए? 0.75 माइनस 0.45। अब इसको सरल करते हैं। 1 में से 0.5f घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पहले समीकरण। 1f माइनस 0.50f बराबर 0.75 माइनस 0.45। देख लीजिए, यही हमारे पास समीकरण। अब इसको हल करना है। 1 में से 0.5 घटाना है। कैसे घटाते हैं? देखो 1 में से 0.5 घटाना है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा के 0 कर दो। 10 में से देखो यहाँ उधार लेंगे, 0 से 5 नहीं घटेगा, तो 10 में से 5 घटाने पर 5, तो ये 0 आ गया। 0.5 तो 0.5f बचेगा। यहाँ घटाने पर क्या आएगा? 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट 0.30। अब इसको और सरल करो तो f बराबर क्या होगा? 0.30 बट्टा 0.5 का भाग देंगे इसमें। और हमें पता है, एक बार ये पॉइंट हटा देते हैं पहले, या फिर आप सीधा भाग भी दे सकते हैं। यहाँ 1-2 अंक के बाद में दशमलव है ऊपर अंश में, और हर में 1 अंक के बाद में है, तो 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाना ज़रूरी है हमें। तो 30 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं 30 आता है। 6 पर 0,
एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, एक अंक के बाद में या दशमलव लगा दिया तो 0.6 आएगा। यानी एफ का मान क्या आएगा, एफ बराबर 0.6 प्राप्त होता है। ये हमारा हल आएगा इस समीकरण का। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए पाई चार्ट में 3000 वाहन चालकों की गलतियों को दर्शाया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई? यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई? वाहन तेज़ी से चलने पर कितने प्रतिशत में कितनी दुर्घटनाएं हुई? तो ये पाई चार्ट दे रखा है। 3000 वाहन चालक गाड़ियाँ जब चलाते हैं तो वो कोई न कोई गलती करते हैं, तो जिससे दुर्घटनाएं होती है। तो यह पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई है? तो बताओ सबसे ज़्यादा पाई चार्ट कितने डिग्री का है पाई प्रतिशत? ये देखो 29.9 डिग्री प्रतिशत का है। तो यहाँ ये वाला हो जाएगा, इसमें ये देखिए ये है 29.9% खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दुर्घटनाएं हुई है। तो यहाँ पहले का उत्तर क्या होगा? पहले का आंसर है वो मैं लिखूंगा, सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाहन चालक की किस गलती से हुई है? गलती है वो है खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर। फिर प्रश्न पूछा है कि ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई है, मतलब 3000 लोगों में से कितने लोग हैं वो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। तो लोगों की संख्या, दुर्घटना में शामिल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी देखो 29.9% है। किसका? मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए हाँ, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दुर्घटनाग्रस्त लोग बराबर 3000 तो लोग थे टोटल वाहन चलाने वाले, उसमें से 29.9% ये लोग हैं। तो काट दो, 2 जीरो से 2 की जीरो कट गया, तो क्या 30 गुणा 29.9, देखिए 30 गुणा 29.9 करेंगे सरल, 0 30 और ये 0 है, 3 का पहाड़ा 9 बार बोलिए, 9 3 27 हासिल के 2, फिर 9 3 का और 9 3 27 28 29 9 हासिल के 2, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 7 8। कितने अंक के बाद में पॉइंट लगाना है? एक अंक के बाद में। कितनी संख्या आ गई है? हमारे पास संख्या आई है 897 लोग हैं वो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत व कितनी दुर्घटनाएं हुई है? देखो यहाँ देख रखा है वाहन तेज गति से चलाने पर, यही तो पूछा है, वाहन तेज गति से चलाने पर कितनी प्रतिशत व कितनी दुर्घटनाएं हुई है? तो वाहन तेज गति से चलाने पर 25% लोगों की दुर्घटनाएं हुई है। उसने पूछा कितने लोग व कितनी दुर्घटनाएं हुई है, तो 3000 का 25% निकालेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम अगली स्लाइड में करेंगे इसको हल। देखिए दे रखा है, पहला तो उत्तर हो जाएगा कितने प्रतिशत, तो 25% लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। अब पूछा है लोगों की संख्या, लोग कितने थे खतरनाक ये तेज गति से चलाने पर, तो लोग हो जाएंगे 3000 के, यानी वाहन चालक कितने थे 3000 के 25%, 3000 का 25%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, अंश और हर में है, तो 30 गुणा 25, 25 गुणा 3, 25 का पहाड़ा 3 बार बोलो 75 और चीज़ें 0, तो 750 लोग हैं वह तेज गति से वाहन चलाने पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इस प्रकार हम है वो प्रश्नों को हल कर लेते हैं।
तो ये पाई चार्ट वाला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से बच्चों आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी मैं ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे इसका जो भाग्य वाला भाग।